नमस्कार। जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में कांग्रेस से शुरू करेगी 2027 का चुनावी अभियान। मई के आखिरी में राहुल गांधी का दौरा प्रस्तावित। गढ़वाल से अल्मोड़ा तक करेंगे रैलियां। नैनीताल में नेपाली मूल के लोगों का सरकारी भूमि पर अतिक्रमण व दस्तावेज बनाने पर हाईकोर्ट सख्त। सरकार से 3 सप्ताह के अंदर मांगा जवाब। डोईवाला बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न। फूल सिंह अध्यक्ष, मनोहर सैनी बने सचिव। अधिवक्ताओं ने दी बधाई। निर्वाचित पदाधिकारियों का जल्द होगा शपथ ग्रहण। ऋषिकेश से रवाना हुआ हेमकुंड साहिब यात्रा का पहला जत्था। पंच प्यारों के साथ 19 किलोमीटर का ट्रैक करेंगे श्रद्धालु। 23 मई को खुलेंगे कपाट। देहरादून, हरिद्वार समेत 6 जिलों में आज हीटवेव का अलर्ट। 42 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को दिए निर्देश। रोजाना की मांगी रिपोर्ट। उत्तराखंड में मिशन 2027 की सियासी बिसात बिछनी अब शुरू हो गई है। भाजपा के दिग्गज नेताओं के लगातार दौरों के बाद अब कांग्रेस भी बड़े चुनावी दांवों की तैयारी में जुट गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का इस महीने के आखिरी या अगले महीने के पहले सप्ताह में उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। पार्टी गढ़वाल और अल्मोड़ा मंडल में जनसभाओं के जरिए चुनावी शंखनाद करने की रणनीति बना रही है। कांग्रेस को ये उम्मीद है कि राहुल गांधी का दौरा संगठन में नई ऊर्जा भरने के साथ भाजपा के आक्रामक अभियान का जवाब भी बनेगा। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी की गढ़वाल और अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्रों में बड़ी जनसभाएं प्रस्तावित हैं। तो वहीं खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ श्रीनिवास पंत फोन लाइन पर जुड़े हैं। तो श्रीनिवास जी, राहुल गांधी का दौरा प्रस्तावित है और कहीं ना कहीं आप देखिए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनका ये दौरा उनको जवाब देने के लिए भी किया जा रहा है। इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल लीजा, आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड की जो सियासत है 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी परवान चढ़ रही है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तैयारियों में शुरू कर चुके हैं और इन तैयारियों के साथ साथ अब रैली और भाषणों का दौर, आरोप और प्रत्यारोप का दौर, टोली बैठकें, इन तमाम बातों पर मंथन किया जा रहा है, जिक्र किया जा रहा है। अब जहां भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश सांगठनिक विस्तार को तवज्जो दे रही है, भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का डिलीवरी सिस्टम अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का दम भर रही है, वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 28 और 29 तारीख को राजधानी देहरादून पहुंच रहे हैं, जिसमें वो अपने विधायकों की थाप भी लेंगे, तो भी लेंगे कि वाकई में जो सर्वे में क्या भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक अपने आप का रिपोर्ट कार्ड बेहतर बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं। इसको लेकर आगामी टिकट वितरण में भी उस सर्वे के अनुकूल राष्ट्रीय अध्यक्ष का दिशा निर्देशन प्राप्त होगा। वहीं कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने भी अपने केंद्रीय आलाकमान को अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के कार्यक्रम को लगाने की गुजारिश की है और 2 कार्यक्रम, एक देहरादून में और एक हल्द्वानी में प्रस्तावित कार्यक्रम के तौर पर कांग्रेस के नेताओं ने जानकारी मांगी है कि अगर राहुल गांधी का कार्यक्रम मिल जाता है तो संगठन को मजबूत करने में, कार्यकर्ताओं में जोश भरने में बड़ी मजबूती के साथ राहुल गांधी का संबोधन और भाषण काम आएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए। डोईवाला में परवादून बार एसोसिएशन के चुनाव बुधवार को शांतिपूर्वक और सादगीपूर्ण माहौल में संपन्न हो गए। चुनाव 4 प्रमुख पदों के लिए आयोजित किए गए थे, जहां देर शाम तक परिणाम के साथ सभी विजय प्रत्याशियों के नाम घोषित हो गए। मुख्य चुनाव अधिकारी सुशील वर्मा ने बताया कि इस बार फिर अध्यक्ष पद पर फूल सिंह वर्मा विजयी घोषित हुए हैं, तो वहीं सचिव पद पर मनोहर सिंह सैनी, सह सचिव पद पर महेश लोधी तथा कार्यकारी सदस्य पद पर मोइन अहमद सिद्दीकी निर्वाचित हुए हैं।
तो मैं इस मतदान की प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रबंधन भारत के सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने शांतिपूर्ण मतदान कराया और उसमें बहुत जोर शोर से भाग लिया है। मेरा सभी से आग्रह है कि चूंकि इस समय पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी जी का निधन हुआ है, तो ये शोक का समय है, इसलिए हम कोई जुलूस, ढोल, कोई पटाखे वगैरह का इस तरह से कोई जश्न की प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं। हम शांतिपूर्ण रूप से इस जीत को सभी समर्पित कार्यकर्ताओं को समर्पित करते हैं। आज डोईवाला में पर्वतवन बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हुआ है। चूंकि एक वैधानिक प्रक्रिया है और ये पूर्व निर्धारित एक कार्यक्रम था और समय से कराना था, तो आज ये कराना आवश्यक था। जो बहुत सादगी के साथ में हमने ये चुनाव कराया है, बिना किसी ताम झाम के। क्योंकि प्रदेश में शोक की लहर चल रही है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी खंडूरी जी नहीं रहे, इस कारण हम लोगों ने बहुत सादगी के साथ में आज ये चुनाव को गति दी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के निधन पर लोहाघाट के उपजिला चिकित्सालय में शोक सभा आयोजित की गई। शोक सभा में 2 मिनट का मौन रखा गया और इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष लता वर्मा भी मौजूद रही। जैसे कि पंकज जी ने बताया कि 2 बार हमारे मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, कल उनका देहांत हुआ, तो उसके लिए हमने 2 मिनट की सोचा। जैसे कि उन्होंने बताया और हमने भी देखा कि वो करप्शन के हमेशा खिलाफ थे। उनके समय में हमारे प्रदेश में करप्शन रहेगा, उनको हमेशा इस चीज़ के लिए याद रखना है, उनको आक्रोश था। आज हमने उसके लिए शोक सभा आयोजित की। मेजर भुवन चंद्र खंडूरी जी और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार का कल बड़ा दुख समाचार हम लोगों को सुनने में आया और आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोहाघाट में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त चिकित्सालय के सेमेस्टर और डॉक्टर्स और समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। मैं मेजर भुवन चंद्र खंडूरी जी को बहुत बड़ी क्षति है उत्तराखंड के लिए, जिस प्रकार से उन्होंने चाहे हमारे युवाओं के लिए रोजगार के साधन के साथ साथ इंटरव्यू भी खत्म किया गया था और उनका कार्यकाल हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और याद किया जाएगा। सिखों के पवित्र धाम श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा बुधवार से शुरू हो गई है। ऋषिकेश स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब से पहला जत्था पंच प्यारों की अगुवाई में रवाना हुआ। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने श्रद्धालुओं को रवाना किया। संगत ने जो बोले सो निहाल के जयकारों के बीच यात्रा शुरू की। इस बार हेमकुंड साहिब के कपाट 23 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे, यानी कि पहला जो जत्था है वो 3 दिन की यात्रा के बाद धाम तक पहुंचेगा। यात्रा के दौरान संगत सड़क मार्ग से गोविंद घाट पहुंचेगी और वहां से घाघरिया होते हुए करीब 19 किलोमीटर की कठिन पैदल चढ़ाई पूरी कर हेमकुंड साहिब पहुंचेगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के आसपास नेपाली मूल के निवासियों द्वारा सरकारी और वन भूमि पर कथित अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने पूछा है कि नेपाली मूल के लोग किसी नीति के तहत भारत में रह रहे हैं और उनके द्वारा भूमि खरीद की प्रक्रिया क्या है, वो किस नीति के तहत यहाँ रह रहे हैं और उनके द्वारा जो भूमि खरीद की जो प्रक्रिया है वो क्या है, उसको लेकर सवाल पूछा गया है। सरकार को 3 सप्ताह के भीतर अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा। मुख्य न्यायाधीश मनोज
कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले में सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से शपथ पत्र पेश कर बताया गया है कि 1950 की व्यवस्था के तहत भारतीय नेपाल में और नेपाली भारत में रह और रोजगार कर सकते हैं। तो वहीं हालांकि याचिकाकर्ता ने अपनी आपत्ति जताते हुए भूमि खरीद और नियमों के अनुपालन पर सवाल उठाए। जनहित याचिका में नैनीताल शहर और खुरपाताल क्षेत्र में सरकारी और नजूल भूमि पर कथित कब्जे, आवासीय निर्माण और दस्तावेजों के जरिए लाभ लेने के आरोप लगाए गए हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खटीमा के सालभोजी और अन्य गांवों का रास्ता वन विभाग द्वारा बंद किए जाने को गलत ठहराया है। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने इस मामले में दायर जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि वन विभाग को ग्रामीणों का रास्ता बंद करने का कोई अधिकार नहीं है और ये फैसला याचिकाकर्ता नरेश कुमार और अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद आया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया है। रिकॉर्ड से यह स्थापित हुआ है कि ये रास्ता सदियों से एक आम रास्ता था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने भी वही रिकॉर्ड कोर्ट में पेश किया जो राजस्व विभाग ने प्रस्तुत किया था। सभी रिकॉर्ड्स से संतुष्ट होने के बाद हाईकोर्ट ने ग्रामीणों के पक्ष में फैसला सुनाया। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे तो विकासनगर की बात करेंगे। विकासनगर में भीषण गर्मी के बीच पानी को लेकर हालात अब बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। नगर पालिका क्षेत्र के कई वार्डों में पिछले एक महीने से पेयजल संकट गहराया हुआ है। हालात ऐसे हैं कि लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। करीब 533 करोड़ रुपए की सीवरेज और पेयजल योजना जमीन पर चल रही है, लेकिन यही विकास कार्य अब लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। खुदाई के दौरान जेसीबी मशीनों ने कई जगह पर पुरानी पाइपलाइनों को क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिससे दर्जनों घरों में पानी की जो सप्लाई है पूरी तरीके से ठप हो गई है। स्थानीय लोग हेल्पलाइन से लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार विभाग अब तक कोई इस पर ठोस कार्रवाई नहीं कर पाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर पालिका अध्यक्ष धीरज बॉबी नौटियाल ने भी कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे खुद जनता के साथ धरने पर बैठेंगे। विकासनगर में सीवरेज और वाटर लाइन का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। होता तो ये था कि सीवरेज का काम हमेशा जो है पेयजल निगम द्वारा किया जाता था और पानी का काम जो है जल संस्थान द्वारा किया जाता था। सड़कों का काम जो है, छोटी सड़कों का काम नगर पालिका क्षेत्र में है तो नगर पालिका द्वारा किया जाता, बड़ी सड़कें हैं तो वो पीडब्ल्यूडी द्वारा। अब ये कंपनी ये ईमीएस कंपनी करके है, ये न जाने कहाँ से ये आ गई है। इन्होंने पूरे विकासनगर में अपने काम को बिखेर दिया है। चारों तरफ जो है लाइनें इन्होंने तोड़ रखी है। आज ही इनको बुलाया गया था तो इन्होंने आज अर्बन डिपार्टमेंट भी जो कार्यदायी संस्था है इस कंपनी की, उनको भी और जल संस्थान वालों को भी बुलाया गया था। तो इन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर हम पानी की व्यवस्था ठीक कर दें। विकासनगर में बहुत बड़ी समस्या पानी की जो है खड़ी हो गई। कई क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, वहाँ के लोग पानी के कारण तरसते हैं। और जब उस संबंध में उप खंडाधिकारी जो पेयजल है हमारे विकासनगर के जयपाल सिंह चौहान से बात करते हैं तो वो उनका कहना है कि हमारे पास अभी समय नहीं है। अगर वो दफ्तर में बैठकर अगर जनता की समस्या का समाधान नहीं कर पाए तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि क्षेत्र में जाएं और जहाँ जहाँ पानी की समस्या उनका निराकरण करें। इसी को लेकर कई लोगों ने कई बार शिकायत की, मगर वो जो है अपने दफ्तर में बैठकर वह कहते हैं कि हम जो है अपने आकाओं के कहने पर ही काम करते हैं, वैसे हम जनता का काम नहीं करते। तो वहीं अब बात कर लेंगे अगली खबर को लेकर बात कर लेते हैं देहरादून की। तो देहरादून उत्तराखंड में आज हरिद्वार, उधम सिंह नगर समेत 6 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। भीषण गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा है और सभी जिलों से रोजाना अब रिपोर्ट मांगी गई है। मौसम केंद्र देहरादून के अनुसार प्रदेश के अधिकांश जिलों में आसमान साफ रहेगा। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी और उधम सिंह नगर के रुद्रपुर, काशीपुर में तापमान 42 डिग्री तक पहुंच सकता है और इसके अलावा पौड़ी और उत्तरकाशी से सटे निचले इलाकों में भी गर्म हवाओं का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय धूप में निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और सतर्क रहने की सलाह दी है। खासकर यदि बच्चों की बात की जाए तो बच्चों को, बुजुर्गों को और बाहर काम करने वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए कहा गया है।
तो वहीं खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे से संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ उत्तराखंड में मौसम का मिजाज है, क्या कुछ खबर को लेकर अपडेट है? बिल्कुल मुझे बता दें कि उत्तराखंड में का मौसम जो है, मौसम का मिजाज बहुत बिगड़ा हुआ है। यहाँ पर भी तापमान काफी बढ़ गया है। जैसे प्लेन में तापमान 40 डिग्री से पार कर जाता है, उसी तरह उत्तराखंड की बात करें तो कई जनपदों में 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चला गया है, जिसके कारण आम आदमी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात करें अगले 48 घंटे की, तो अभी लोगों को राहत मिलने की संभावना नहीं है। कल तक और टेम्परेचर बढ़ने की संभावना है। अगर बात करें देहरादून हो, हरिद्वार हो, नैनीताल हो, उधम सिंह नगर हो या उत्तरकाशी के कुछ क्षेत्र हैं, यहाँ पर अगले कल भी तापमान की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है मौसम विभाग द्वारा। लेकिन अगर बात करें पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट की, तो 22 और 23 तारीख को पहाड़ी जिले हैं, जैसे बागेश्वर है, अल्मोड़ा है, तो उन जगहों पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो पहाड़ी जो जनपद है वहाँ 22 के बाद कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन अगर प्लेन जो जनपद है उनकी बात की है तो वहाँ मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है, टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही कारण है कि शासन प्रशासन के द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि बिना काम का घर से बाहर न निकले। ठीक है जी शैलेंद्र, अभी सरकार की तरफ से क्या कुछ अभी एडवाइजरी भी अभी यहाँ जारी की गई है? डीएम स्तर से सबको ये सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया कि आप लोग किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं, तो सबको निर्देश मिला है। साथ ही अगर बात करें तो ये लोगों से अपील की जा रही है कि अनावश्यक रूप से आप घर से बाहर ना निकले, क्योंकि हीट वेव ज्यादा है। ऐसे भी देहरादून की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पर टेम्परेचर सामान्य इतना नहीं रहता है, तो लोगों को काफी परेशानी होती है। तो इसलिए लोगों से अपील की जा रही है कि अनावश्यक रूप से आप घर से बाहर ना निकले। वहीं जो भी विभाग है, सरकारी विभाग है, उनको निर्देश दिया गया है कि किसी भी आपात स्थिति अगर किसी आती है तो उसके लिए आप मुकम्मल तैयारी रखें और तैयार रहें। भैया जी शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए। तो वहीं बद्रीनाथ धाम से दिल्ली के श्रद्धालुओं को लेकर लौट रहे एक निजी हेलीकॉप्टर की बुधवार सुबह टिहरी गढ़वाल के चंबा आराकोट क्षेत्र में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। उड़ान के दौरान हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई और उसके पिछले रोटर में 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन बिजली लाइन फंस गई। गंभीर स्थिति के बीच महिला पायलट अनुपमा चौधरी ने सूझबूझ दिखाते हुए हेलीकॉप्टर को सत्यो सकलाना क्षेत्र के नवगांव स्थित खेत में सुरक्षित उतार दिया। हेलीकॉप्टर में सवार पायलट समेत सभी लोग सुरक्षित हैं, तो वहीं सभी यात्री दिल्ली के पंजाबी बाग निवासी एक ही परिवार के बताए गए हैं। देहरादून के पेनेसिया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बुधवार सुबह एसी में ब्लास्ट हो गया, जिससे एक महिला की मौत हो गई है। 3 पुलिसकर्मियों समेत 12 लोग इसमें घायल हो गए हैं। घायलों में से एक 3 दिन और दूसरी 2.5 साल की बच्ची भी शामिल है। सूत्रों के अनुसार आईसीयू में लगे एसी में पहले शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद तेज धमाके जैसी आवाजें आई और फिर पूरे वार्ड में आग फैल गई। हादसे के बाद अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आईसीयू में भर्ती मरीजों को तत्काल बाहर निकाला गया। कई मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट पर ही स्ट्रेचर और गोद में उठाकर बाहर लाया गया। अस्पताल प्रशासन ने एम्बुलेंस और निजी वाहनों की मदद से मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया। इनमें कई मरीजों को कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच मुनकटिया क्षेत्र में अचानक भूस्खलन होने से मुख्य सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिसके कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु बीच रास्ते में फंस गए। जिसकी सूचना मिलते ही एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीमें हैं उन्होंने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। टीम ने जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में सूझबूझ, धैर्य और साहस का परिचय देते हुए सड़क के दूसरी ओर फंसे लगभग 10,450 श्रद्धालुओं को सुरक्षित तरीके से मार्ग पार कराया। लगातार बारिश और अंधेरे के बीच जवानों ने श्रद्धालुओं का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। रेस्क्यू कार्य पूरा होने के बाद जेसीबी मशीनों की सहायता से मार्ग पर आए मलबे को हटाने का कार्य किया गया।
देहरादून में भीषण गर्मी को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। मौसम विभाग ने हीट वेव की चेतावनी जारी करते हुए जौलीग्रांट और डोईवाला समेत कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका जाहिर की है। डीएम सविन बंसल के निर्देश पर डीईओसी को 24 घंटे 7 दिन एक्टिव कर दिया गया है और सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में ओआरएस और आईवी फ्लूइड्स का स्टॉक बढ़ाने के साथ ही हीट स्ट्रोक से निपटने के लिए स्पेशल मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल टैंकर और छाया की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मजदूरों को दोपहर की तेज धूप में काम न कराने और निर्माण कार्य सुबह शाम कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखने की अपील करते हुए लोगों से दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने और धूप से बचाव करने की सलाह दी है। देश में लगातार दवा के बढ़ रहे ऑनलाइन व्यापार को लेकर दवा व्यापारियों में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। ऑनलाइन दवा बिक्री और कॉर्पोरेट द्वारा दिए जा रहे भारी डिस्काउंट का विरोध करते हुए ऑल इंडिया केमिस्ट के आह्वान पर चंपावत जिले के सभी मेडिकल स्टोर बंद रहे। मेडिकल स्टोर बंद रहने से मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जन उत्तराखंड बुलेटिन में अभी के लिए केवल इतना ही। मैंने एजेंट टीवी के साथ।